आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आपकी एक डिमांड आ रही थी कि सर हमें सभी प्रमेय को एक ही वीडियो में सिद्ध करना सिखा दीजिए। तो बेटा आपकी डिमांड सर आंखों पर। वैसे तो मैंने हर कुछ चीज़ पढ़ा रखी पहले ही, लेकिन आपने जो बोला वो सर आंखों पर। तो लीजिए, एक ही वीडियो में प्रमेय 6.1 से लेकर 6.9 तक हम समझेंगे। क्योंकि अगर चैप्टर नंबर 6 को अगर आपको करना है ना, त्रिभुज चैप्टर को, अगर आपको प्रमेय नहीं आता, ठीक है बेटा, आप क्वेश्चन को हिला ही नहीं पाएंगे, फिर आप क्वेश्चन को रटने लग जाएंगे। अगर आपको सारे प्रमेय आपको आते हैं ना, भले ही प्रूफ भी ना आए, कहने की बात कर रहा हूँ, भले ही आपको अगर इन सब का मतलब आता है, प्रमेय क्या कहती है, इसका क्या उपयोग है, ये अगर आता होगा ना तो आप क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, अगर यही नहीं आता तो क्वेश्चन आपसे हिलेंगे भी नहीं। और बेटा एग्ज़ाम में, ठीक है, एग्ज़ाम में जो जो प्रमेय सिद्ध करने के लिए आता है वो प्रमेय आता है ज़्यादा 6.1, 6.8, ये दो प्रमेय सबसे ज़्यादा सिद्ध करने के लिए आते हैं। ठीक है, थेल्स का प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय, ये दो प्रमेय सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और जो पूछा जाता है वो 6.2 प्रमेय भी पूछा जाता है और 6.6 प्रमेय भी पूछा जाता है। ये चार प्रमेय ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम इनका डिटेल में प्रूफ देखेंगे। और बाकी जो है बेटा वो प्रूफ में कभी भी नहीं पूछे गए हैं और उसका हम उपयोग समझेंगे, उसको हम जानेंगे। ठीक है बेटा, वही हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट कर दें। प्लीज़ चैनल पर नए हो तो बेटा सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप बातें भूल जाते हो। तो सबसे पहले थ्योरम पे आ जाते हैं। प्रमेय 6.1, इसे थेल्स का प्रमेय भी कहा जाता है। ठीक है, इसे थेल्स का प्रमेय भी कहा जाता है। थेल्स का प्रमेय क्या कहती है, पहले हम पढ़ लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, ठीक है बेटा, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया, ठीक, आपने एक भुजा के समांतर एक रेखा ली, ये जो भुजा है इसके समानांतर एक रेखा ले ली, ठीक, यहाँ पर इसने दो बिंदु पर कट किया, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर। त्रिभुज का नाम दे दो बेटा ए बी सी, ठीक है, और दो बिंदुओं पे कट किया इसने, ए बी सी, इसे लिख दिया डी, इसे लिख दिया ई। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा लेने पर जो कटान बिंदु आपको मिले हैं, यदि देखो बेटा, यदि जो डी ई रेखा है वो समानांतर होगी अगर होती है बी सी के, तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि ये जो अनुपात होगा ए डी बट्टे डी बी, अनुपात का मतलब बट्टे में किसके बराबर होगा, ए ई बट्टे ई सी, ये चीज़ आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि यहाँ से हो जाएगा ए डी बट्टे डी बी बराबर होगा ए ई बट्टे ई सी। पहले समझना ज़रूरी है और ये हमें सिद्ध करना है, इसे कहते हैं थेल्स का प्रमेय। इस पर आधारित कितने ही क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, ओके बेटा। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है, मतलब समझ गए प्रमेय क्या कह रही है, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। अब प्रमेय को सिद्ध करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक समझाना चाहता हूँ जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखो बेटा, हालांकि ये थ्योरम में नहीं है, लेकिन थ्योरम में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं समझाता हूँ। अगर आपके पास एक त्रिभुज है बेटा, ये एक त्रिभुज है, मैं बना रहा हूँ, आपको देखते ही पता लगा होगा कि ये एक स्पेशल टाइप का त्रिभुज है जिसका एक कोण क्या है, 90 अंश का है। तो ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये ऊंचाई होती है, ऊंचाई हमारी लंबवत है, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, आधार हो गया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है ना। ये सूत्र आपको पहले से ही पता है। ठीक है, अगर मैं एक त्रिभुज ऐसा बनाऊं, अगर मैं त्रिभुज एक ऐसा बनाऊं जो कि समकोण त्रिभुज नहीं है, पहला वाला समकोण त्रिभुज था, दूसरा वाला समकोण त्रिभुज नहीं है, ये वाला था, तो ये सूत्र लगा। समकोण त्रिभुज में ही ये सूत्र लगता है, किसी और त्रिभुज में नहीं लगता। तो इस वाले त्रिभुज में मैं ये वाला सूत्र नहीं लगा सकता, क्योंकि ये जो ऊंचाई है बेटा वो लंबवत नहीं है। लंबवत होने के लिए आपको 90 अंश का कोण चाहिए होता है। तो मैं इसको लंबवत बना सकता हूँ, कैसे, मैंने इस भुजा को थोड़ा आगे बढ़ा दिया और यहाँ से मैंने लंब डाल दिया, ये ऊंचाई मैंने लंबवत ले ली, यहाँ तो न। ठीक है, तो जो मेरी ऊंचाई होगी वो ये वाली दूरी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और मेरा आधार होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक।
ठीक है। इस केस में अब मैं ये अब बना सकता हूँ क्षेत्रफल 1/2 आधार मेरा है, जैसे मैंने इसमें नाम नहीं दिया ना बेटा, इसको लिख देता हूँ PQRS, इसको लिख देता हूँ ABC। तो इसके लिए जो सूत्र बनेगा 1/2 आधार हमारा BC था और ऊंचाई हमारी AB थी। इस वाले में क्या हो जाएगा 1/2 आधार हमारा क्या है बेटा QR और जो ऊंचाई होगी वो होगी PS, ये है PS, ठीक है। ये है लंबवत ऊंचाई, इसे नहीं लेना है, ये लंबवत ऊंचाई नहीं है। तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसका ये वाला पार्ट हमें ज़रूरत पड़ेगा इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो मैंने आपको समझा दिया पहले। ओके बेटा, अब आते हैं प्रूफ पर। सो देखो बेटा, ये मेरा त्रिभुज है ABC, ठीक है। आपको रचना करनी पड़ेगी प्रूफ में, जो जो काम करोगे वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर एक एक 1 by 1, ठीक है। रचना आपने क्या करना है, सबसे पहले जो रचना होगी बेटा, आपको लंब डालना है D बिंदु से इस पर, ये लंब डाला। लंब का मतलब होता है यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा दोनों तरफ, और फिर E बिंदु से भी आपको लंब डालना है यहाँ पर, ठीक है। ये लंब डाल दिया, इस बिंदु का नाम N बोला, इस बिंदु का नाम हमने N बोल दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, B से E को मिलाना है। प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय बेटा बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद D से C को मिलाना है, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ तक। ओके बेटा, आगे समझ में जो जो काम हमने किया वो आप लिख दीजिए एक बार। क्या लिख देना है हमें, सबसे पहले लिख देना है हमें कि हमने DM लंब डाला है किस पर, AE पर, व EN लंब डाला है किस पर, AD पर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये जो DM है इस पर लंब है और EN है वो AD पर लंब है, वही हमने लिख दिया। और क्या किया हमने, वो हमने क्या किया, DC और BE को मिलाया। ये रचना हमने खुद से की। जो जो चीज़ आप करोगे वो लिखना पड़ेगा बेटा, डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। और ये सब भी लिखना है, ये मत भूलना कि ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, ये वाला पार्ट हमें सिद्ध करना है। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, क्षेत्रफल निकालेंगे ADE का, त्रिभुज ADE का, ठीक है। सो निकालते हैं बेटा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। हमारे पास आधार क्या लेना है बेटा, हमें AD, और ऊंचाई हम क्या ले लेंगे, EN। ऊंचाई हम क्या लेंगे, EN। ये त्रिभुज में ये लंबवत ऊंचाई है ना, लंब डाला पड़ा है ये, ठीक। तो क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 आधार हमारी क्या होती है बच्चों, सूत्र पहले एक बार लिख देता हूँ, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक। तो आधार हमारी क्या है बच्चों, AD, और ऊंचाई हमारी क्या है बेटा, ऊंचाई हमारी है EN। समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, AD के बट्टे में मुझे क्या चाहिए, DB। DB कहाँ है बेटा, यहाँ पर है। अब मुझे किसका क्षेत्रफल निकालना है बेटा, इस त्रिभुज का। इसे क्या बोल सकते हो, BDE, ठीक है। अब निकालेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। सूत्र हो जाएगा 1/2 आधार, आधार हमारा क्या है बेटा, BD, ये हमारा आधार है ना BD, तो यहाँ लिख देंगे BD। और ऊंचाई हमारे पास क्या होगी बेटा, ध्यान से देखो बेटा, ये त्रिभुज हमने ये वाला लिया है, तो ऊंचाई क्या ये वाला लोगे ना, क्योंकि ये लंबवत ऊंचाई नहीं है। त्रिभुज हमारा ये है ना, इसकी लंबवत ऊंचाई यहाँ पे गई है, तो ऊंचाई हमें क्या लेना पड़ेगा, EN। समझाया था मैंने अभी, तो ऊंचाई हमें लेनी पड़ेगी EN। समीकरण नंबर 2। सो देखो बेटा, जो हमें सिद्ध करना है, AD के बट्टे में DB है ना, AD के बट्टे में DB है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब समीकरण 1 में भागा देना होगा समीकरण 2 का, ठीक। सो कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट बायां वाला बाईं तरफ लिखोगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल
बट्टे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। ठीक, जो मान है वो रख देंगे यहाँ से बेटा 1/2 गुणा ए डी गुणा ई एन बट्टे दाएँ वाला दाई तरफ भाग दे रहे हैं ना, 1/2 गुणा बी डी गुणा ई एन। अब आप खुद बोलेंगे सर इसके बट्टे में ये चीज़ें कटेगा, ये चीज़ें कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्या बचा बेटा, ए डी बट्टा बी डी, बी डी लिखो डी भी लिखो, बात एक ही है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक तो बेटा पूरा समझ में आया होगा। यहाँ तक आ गया, आई एम श्योर ज़रूर आ गया होगा यहाँ तक। अब यहाँ तक आ गया, अब आगे बढ़ो नेक्स्ट स्टेप में। ठीक बेटा, अगर यहाँ तक आ गया तो ही आगे बढ़ना, नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा देखना पुनः। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर, पुनः फिर से मुझे यही क्षेत्रफल दोबारा निकालना है। देखो पुनः ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। आप कहोगे सर एक बार निकाल चुके दोबारा क्यों निकाल रहे हो? अब देखो क्यों निकाल रहा हूँ दोबारा। बेटा इधर आ जाऊँ, तुमने यही क्षेत्रफल निकाला था ना थोड़ी देर पहले, तो इसको मैं दोबारा निकाल रहा हूँ। अब की बार आधार में इसे ले रहा हूँ ए ई को, और ऊंचाई में ले रहा हूँ डी एम को। ठीक है, अब की बार मैं आधार ले रहा हूँ ए ई को और ऊंचाई ले रहा हूँ डी एम को। क्लियर? सो देखो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ से, वही 1/2 आधार हमारा क्या है बेटा, आधार हमारा है ए डी, सॉरी ए डी क्यों बोल रहा हूँ, आधार हमारा क्या है इधर ए ई, और ऊंचाई हमारी क्या है बेटा, ऊंचाई हमारी है डी एम। इसको समीकरण नंबर 3 बोल दिया। फिर से दूसरे नीचे में आ जाओगे तो बेटा त्रिभुज कौन सा मिलेगा अब की बार तुम्हें, ये इधर वाला लेना है, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। देखो त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल वही 1/2 आधार, आधार हमारे पास क्या होगा बेटा, आधार हमारे पास होगा ई सी, और ऊंचाई हमारे पास क्या होगी, देखो बेटा ऊंचाई हमारे पास होगी ये, सॉरी ये वाली ऊंचाई होगी। ये त्रिभुज है हमारी, ये त्रिभुज है ना, तो लंबवत ऊंचाई ये है हमारी, उसकी आधार क्या होगा बेटा ई सी, और ऊंचाई हमारी क्या होगी डी एम। ठीक है, तो ई सी गुना डी एम। देखो ये तो ए डी ई है, मैंने बोला दोनों सेम टू सेम चाहिए, यहाँ डी ई सी है यहाँ बी डी ई है, परंतु आप एक चीज़ जानते हैं, कक्षा 9 में ही आपने पढ़ा है, कक्षा 9 का उपयोग होगा। देखो ये त्रिभुज है, ठीक, और ये भी एक त्रिभुज है। जब दो त्रिभुज सेम आधार पे बनते हैं, इन दोनों त्रिभुजों का ये जो आधार है वो सेम है ना, तो अगर किसी दो त्रिभुज के एक आधार फिक्स हो, है ना, तो वो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, दोनों क्षेत्रफलों का वो क्या होता है, बराबर होता है। तो आप लिख देंगे, हम जानते हैं करके लिख देना, है ना, यहाँ लिख देना वी नो दैट, हम जानते हैं कक्षा 9 से, कक्षा 9 से। ठीक है, क्या जानते हो तुम कक्षा 9 से, कि चाहो तो जो मैं हिंदी में बोला ना बेटा उसे तुम पूरा लिख दो, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, चूँकि त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, त्रिभुज पी डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, ये चीज़ बराबर होगी। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिभुजों का आधार समान है। अगर तुमसे कोई कारण पूछे तो तुम ये बोल दोगे। ठीक है बेटा, यानी कि हम इसके जगह पर ये मान रख सकते हैं, तो इसके जगह पे मैं ये मान रख सकता हूँ। ठीक है बेटा, तो समीकरण नंबर 4 को ढंग से लिख देते हैं। समीकरण 4 क्या हो जाएगा, त्रिभुज, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, बी डी ई। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2 ई सी गुणा डी एम। ये है सही रूप में 4, ये है आपका सही रूप में 4। ठीक है बेटा, आगे समझ में। अब जैसे इधर हमने क्या किया था बेटा, समीकरण 1 को 2 को भाग दिया ना, यहाँ पर हमें 3 और 4 को क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बेटा समीकरण 3 भागा समीकरण 4। ठीक है, भाग देना आते ही होगा, बायां वाला बाईं तरफ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज
बी डी ई का क्षेत्रफल, बायां वाला 1/2 ए ई गुणा डी एम, नीचे 1/2 ई सी गुणा डी एम, है ना बेटा। डी एम से डी एम कटा, 1/2 से 1/2 कटा, ठीक है। तो इधर बचा क्या बेटा हमारे पास, ए ई बट्टे ई सी, इसे समीकरण नंबर बी मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या है समीकरण ए में, ए डी का क्षेत्रफल बट्टे बी डी का क्षेत्रफल, इधर क्या है, तो ये चीज़ और ये चीज़ क्या आ रही है, समान। तो समीकरण ए और बी की हम क्या कर देंगे, तुलना, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ समान चीज़ को प्रदर्शित कर रही है, तो ये चीज़ और ये चीज़ आपस में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा। तो लिखना क्या है हमें, समीकरण ए व बी की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना कर दोगे तो जो हमें प्रूफ में चाहिए वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए डी बट्टे डी बी बराबर आ जाएगा ए ई बट्टे ए सी। हैंड्स प्रूव्ड, तुम्हें यही सिद्ध करना था, ठीक है बेटा, तुम्हें यही सिद्ध करना था। आराम से सिद्ध हो गया, आराम से प्रूफ हो गया। किसी भी पॉइंट में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत लगाओ तो वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रमेय 6.2 में आ जाते हैं। क्लियर, प्रमेय 6.2 होता है, प्रमेय 6.1 का उल्टा होता है। प्रमेय 6.1 क्या कहती है, प्रमेय 6.1 क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज है और एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा लेते हो तो इनका ये जो बिंदु पे कटे ए डी बट्टा डी बी ए ई बट्टा ई सी होता है। कब होता है, जब ये वाली रेखा इसके समांतर, तभी ये अनुपात आपस में बराबर होंगे। परंतु 6.2 क्या कहता है, देखो प्रमेय 6.2 क्या कहता है, सिंपल बताऊं, यदि ए डी बट्टे डी बी और ए ई बट्टे ई सी ये दे रखा होगा, प्रमेय कहती है, तो ये तभी संभव है जब डी ई और बी सी रेखा आपस में समानांतर हो। उल्टा हुआ, कह रहे हैं अगर ये बट्टा ये है, ये बट्टा ये है, तो ये तभी संभव है जब ये वाली रेखा और इस वाली रेखा के क्या हो, समानांतर हो। तो प्रमेय 6.2 क्या कहती है, अगर ये इसके समानांतर है तो ये इसका अनुपात बराबर होगा। प्रमेय 6.2 ये कहती है, और 6.2 इसका उल्टा कहता है कि भैया अगर ये अनुपात बराबर है तो ये चीज़ होगी, कान इधर से पकड़ रहे हो या उधर से पकड़ो, ठीक है। तो इसे अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, इसे ये बोला जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। तो इसको हम सिद्ध करेंगे बड़ी आसानी के साथ, ठीक है, मतलब समझ गए। यहाँ लिखा हुआ हिंदी में, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा की समानांतर होगी, तीसरी भुजा की समानांतर होगी, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। ये प्रमेय बोलता है। तो आप कैसे लिखेंगे प्रूफ में, वैसे ही मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। आप कैसे लिखेंगे प्रूफ में, वैसे लिखवा रहा हूँ। आप लिखेंगे दिया है ऐसे करके, है ना, पहले लिखेंगे दिया है और फिर यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, दिया है सिद्ध करना है। और जो नेमिंग चित्र बनेगा वो तो मैंने बना ही रखा है, ये ठीक है बेटा। और ये रेखा गई है इसको कट करते हुए, ये दो बिंदु है डी ई। क्लियर, अगर आप बोलेंगे तो मैं और एक चित्र बना देता हूँ समझाने के लिए, वही बेटर होगा, बना देते हैं। एक त्रिभुज दूसरा और बना रहा हूँ मैं, ये। अब देखो त्रिभुज हमें दे रखा है, उसका नाम ए बी सी, इस बिंदु को डी बोला, इस बिंदु को ई बोला, ठीक है। अब सिद्ध करने के लिए मैंने क्या बोला कि ये भुजा इसके समानांतर होती है, ये हमें सिद्ध करना है कि जो डी ई है वो बी सी के समानांतर है। तो मैं क्या बोलूँगा, नहीं एक नहीं भैया दूसरी रेखा भी है, मैं बोलूँगा दूसरी रेखा भी है जो इसके समानांतर है। यदि संभव हो, यहाँ लिखना होगा, यदि संभव
हो तो माना कि जो डी ई डैश है वो समांतर है किसके, बी सी के। ये हमने खुद से माना है, ठीक है। ये जो रेखा है डी ई डैश, ये बी सी के क्या है, समानांतर है। ये हमने खुद से माना है, ये हमने क्या बेटा, खुद से माना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो बेटा, जो हमें दिया है ना, जो हमें दे रखा है, ये तो प्रमेय में ही दे रखा है, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको समीकरण 1 मानो। और ये हमने माना है अभी डी ई डैश, ठीक है। ये चीज़ हमने माना है। अगर दो रेखा आपस में समानांतर है तो हम कौन सा प्रमेय लगा सकते हैं, जो भी आपने सीख के आए हो, प्रमेय 6.1 के अनुसार। प्रमेय 6.1 के अनुसार क्या हो जाएगा बेटा, ए डी बट्टा डी बी किसके बराबर होगा, ए ई बट्टा ए ई डैश बट्टा ई डैश सी होगा। तो वही लगा देंगे हम यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ए डी बट्टा डी बी या बी डी जो लिखना चाहो वो किसके बराबर हो जाएगा, ए ई डैश बट्टा ई डैश सी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है बेटा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 आ गया। अब आप एक चीज़ देखो, इधर है ए डी बट्टा डी बी, इधर भी है ए डी बट्टा डी बी। डी बी है, बी डी बात एक ही है। तो फिर क्या करेंगे, इसकी और इसकी क्या हो जाएगी, तुलना। तो हम लिख देंगे इधर समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, क्या करने पर बेटा, तुलना करने पर, ठीक है। जब हम तुलना कर देंगे तो ये चीज़ इसके क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ए ई बट्टे ए सी, ए ई बट्टे ई सी, ठीक है। और किसके बराबर आ जाएगा, ए ई डैश बट्टे ई सी, ए ई डैश बट्टे ई डैश सी, ये चीज़ आ जाएगी। अब हम ये सब कर क्यों रहे हैं, ये चीज़ भी तो मेन पार्ट है। हमने ये माना क्यों था, आपने कमेंट में पूछा भी नहीं। मैंने एक चीज़ देखा है बेटा, हिंदी मीडियम, बुरा मत मानना बट ये फैक्ट है। मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ और ये चीज़ मैंने नोटिस किया, इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, ये नोटिस किया है। हम जो बच्चे होते हैं बेटा, जिज्ञासु थोड़े कम होते हैं लेकिन कम होते हैं। आप हमेशा अपने टीचर से क्या, क्यों, कैसे, ये पूछा करो। मैंने बोला कि हमने क्या बोला बेटा, हमारा जो टारगेट क्या था कि हमने इसके समानांतर एक रेखा मान ली, इस रेखा को माना है। तो हमारा टारगेट क्या है कि हमें सिद्ध क्या करना है, डी समांतर बी सी सिद्ध करना है। और हमने ये मान के चले कि भैया ये रेखा समांतर नहीं है, ये रेखा समानांतर है, डी ई डैश बी सी के समानांतर है, ये हमने माना। तो हमें सिद्ध करना है ये इसके समानांतर है, ठीक है। तो वो चीज़ तभी पॉसिबल होगी, ठीक है, हमारी तभी पॉसिबल होगी जब ये वाला हम ये मान के चले ना, जो ई बिंदु है, जो ई डैश बिंदु यहाँ बोल रहे हैं, ये चीज़ यहाँ ना होकर यहाँ आ जाए। मतलब ये जो दो अलग अलग हम बिंदु बोल रहे हैं वो दो अलग अलग बिंदु ना होकर एक ही बिंदु हो, ये हमें सिद्ध करना है इस प्रमेय में, तभी बात बनेगी। और प्रमेय बेटा जब तक समझोगे, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवीजन करोगे उतना परफेक्ट बनोगे। अभी बता रहा हूँ, अभी समझ जाओगे, कल देखोगे नहीं, कल फिर भूल जाओगे, ज़ीरो। तो देख के, पढ़ के, रिवीजन करते रहना, तभी आप परफेक्ट बनोगे। बार बार रिवीजन करोगे तभी बनोगे, ठीक। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ना, उस जो मैंने अभी बोला उस चीज़ को लाने के लिए दोनों तरफ हमें एक एक जोड़ना पड़ेगा। ए ई बट्टे ए सी, इधर भी एक जोड़ दिया। जो काम करते हैं दोनों तरफ करेंगे, तभी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब लॉसपा ले लेना है हमें, इधर से लॉसपा तो बेटा ई सी आ जाएगा, ऊपर ए ई है, ई सी एक कम ई सी, ठीक है। इधर आ जाएगा ई डैश सी, यहाँ हो जाएगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी। अब आप खुद देखो चित्र में, ए ई प्लस ई सी किसके बराबर है, ए ई प्लस ई सी किसके बराबर है, ए सी के बराबर। और क्या है बेटा, और ए ई डैश और ई डैश सी किसके बराबर है, वो भी ए सी के बराबर, ठीक है। चलिए यहाँ ये आ जाएगा ए सी के बराबर, नीचे क्या है ए सी, और ये भी आ जाएगा ए सी के बराबर। अभी मैंने आपको दिखाया था, नीचे क्या है ई डैश सी।
ए सी एक कम ए सी, तिरछे गुणा कर दोगे ई डैश सी एक कम ई डैश सी और ई सी एक कम ई सी, ये चीज़ हमें मिल गई। अब ये क्या बला है, चित्र में आ जाओ। हमें दिख रहा है कि ई डैश सी किसके बराबर है, ई सी के बराबर है ना। हमें ये दिख रहा है कि ये जो दूरी है, ये जो दूरी है और ये जो दूरी है वो आपस में बराबर है। ये भाई तुम खुद बताओ, दो दूरी आपस में बराबर है और हमें चित्र में देख के लग रहा है कि ये चीज़ और ये चीज़ अलग है, ये चीज़ और ये चीज़ अलग है। अलग तो देख चित्र में लग रहा है और वैसे सॉल्व करके देख रहे हैं कि ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है। ये तो ये बराबर तभी हो सकता है कि ये अलग अलग बिंदु ना होकर एक ही बिंदु हो। ठीक है, अलग अलग बिंदु ना होकर एक ही बिंदु है। ठीक है, तो लिखेंगे उसके आगे क्या लिखेंगे, अर्थात हमारी अवधारणा गलत है। ठीक है, हमारी अवधारणा गलत है। उसके बाद क्या लिख देंगे कि जो हम बोल रहे थे ना, इसलिए जो हमने इसको माना था बेटा वो चीज़ नहीं हो सकती कि जो डी ई डैश समांतर बोला था वो नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा डी, इसलिए डी ई समांतर किसके होगा, बी सी के होगा। हैंस प्रूव्ड, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, फिर ये वाला जो रेखा इसके क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है बेटा, आराम से बन गया। बाकी प्रमेय पे भी आते हैं। 4 प्रमेय इंपॉर्टेंट हैं, 6.1, 6.2, 6.6 और 6.8। ये 4 प्रमेय से ही आता है हर बार। ठीक है, बाकी प्रमेय के क्वेश्चन आते हैं, प्रूफ एग्जाम में कभी नहीं थे, लेकिन वो भी मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। प्रमेय 6.3 कह रहे यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास दो त्रिभुज है, जैसे कि मैंने चित्र भी बना लिया है, यहाँ ए बी सी है और यहाँ पर डी ई एफ है। ठीक है, सो अगर आपके पास दो त्रिभुज हो, ठीक है, और उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण का मतलब जैसे कि बेटा यहाँ पर मैं बताऊँगा तो ए वाला कोण डी के बराबर है, बी वाला कोण अगर ई के बराबर है 2 2 और सी वाला कोण अगर एफ के बराबर है। ठीक है, अगर दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। एक ही अनुपात में मतलब होती है का मतलब क्या है, यहाँ मैं इसका डिटेल में बता रहा हूँ। यदि कोण ए बराबर कोण डी के हैं, कोण बी बराबर कोण ई के हैं और कोण सी बराबर कोण एफ के हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना, अगर संगत कोण ही तीनों दो त्रिभुजों में, ये त्रिभुज दे रखा है और ये त्रिभुज दे रखा है, इनके संगत कोण बराबर है, तो क्या होता है ना कि ए बी बट्टे में क्या आ जाएगा, डी एफ। बट्टे में क्या होगा बेटा, डी एफ। किसके बराबर होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है बी सी बट्टे ई एफ और डी एफ बट्टे, सॉरी डी एफ क्यों, ए सी बट्टे डी एफ, छोटा वाला पहले है ना, ए सी बट्टे डी एफ। ठीक है, ये आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। और इसकी वजह से ये चीज़ तो हमने 6.1 इंट्रोडक्शन में भी सीखा था कि अगर ये चीज़ होती है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ की। अब मैं आपको और एक ट्रिक भी बताता हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगी क्वेश्चंस करने में। कभी कभी ना डायरेक्ट ऐसा दिया होगा, ठीक है, तो कौन से अनुपात आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है, ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो ए बी यहाँ से ले लो डी, ए बी बट्टे डी बराबर होगा इधर से बी सी, इधर से डी एफ, फिर इधर से ए सी, फिर इधर से डी एफ, नहीं यहाँ ई एफ था ना, यहाँ ई एफ था, यहाँ से डी एफ, ये चीज़ आपस में बराबर होगी। इस पर भी MCQ आ जाते हैं। तो कुल मिला के ये था, इसका मतलब ये हुआ इस प्रमेय का मतलब कि अगर दो त्रिभुज आपको दे रखा है,
दो त्रिभुज आपको दे रखा है और उनके संगत कोण आपस में बराबर हैं, एंगल एंगल एंगल, संगत कोण आपस में बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे बेटा, समरूप होगी। इसका कोई प्रूफ नहीं आता है एग्जाम में, और इसका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है, बतेरे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हम उसको करेंगे। सारा प्रश्नावली करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, समझ गए। तो अगर आप किसी दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर दिखाते हो तो इसका मतलब है कि वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। ठीक है, नेक्स्ट प्रमेय 6.4 पे आ जाते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं, अर्थात एक ही अनुपात में है, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर जैसे बेटा ये दो त्रिभुज आपकी स्क्रीन पर है, अगर यहाँ लिख देता हूँ यदि ए बी बट्टा डी ई किसके बराबर हो, बी सी, तीनों बराबर होने चाहिए, बी सी बट्टा ई एफ बराबर ए सी बट्टा डी एफ। अगर ऐसा होगा, ठीक है, अगर संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगी, समरूप होंगी, और इसको कहा जाता है एस एस एस, भुजा भुजा भुजा। यानी कि अगर आपको कोई दो त्रिभुज दे रखा है, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, ठीक है, और उनके संगत भुजाओं का अनुपात अगर आपस में बराबर है, ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे 6.2 प्रश्नावली में, ठीक है, तब वो दो त्रिभुज आपस में समरूप होती हैं। इस कसौटी का भी हमें उपयोग करना होगा। अगले वाले में आते हैं 6.5 में, ये बहुत शानदार है, ये बहुत शानदार प्रमेय है, इस पर बच्चे कन्फ्यूज़न में भी हो जाते हैं। ठीक है, मैं एग्जाम्पल देके इस कन्फ्यूज़न को दूर कर दूंगा। पहले ही बता रहा हूँ बेटा, 6.3, 6.4 और 6.5 प्रूफ करने के लिए एग्ज़ाम में आज तक कभी नहीं पूछा गया है। इसके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही आते हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे हम प्रश्नावली में, जो कि ऑलरेडी करा रखे हैं, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। इसीलिए क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब इसको आप समझोगे। ये क्या बोलती हैं, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं अनुपाती समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इसे कहा जाता है SAS। अब इस SAS का मतलब कई बच्चे गलत निकाल लेते हैं, सोचते हैं कि कोई दो भुजा, कहीं से भी दो भुजाएं अगर बराबर दिखा दे अनुपात में और कोई एक कोण अगर बराबर दिखा दे तो वो हम उसे समरूप बता सकते हैं, है ना। बट ऐसा नहीं है। इसने क्या कहा है, इसने ये कहा है कि सपोज़ करो ये कोण इसमें 40 डिग्री का है और यहाँ पर ये कोण इसका 40 डिग्री का है, तो इस 40 डिग्री के संगत भुजा ये वाली हुई और एक ये वाली हुई, यहाँ से एक ये वाला इसका संगत हुआ और ये वाला संगत हुआ, इन्हीं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है, इन्हीं का अनुपात बराबर, जैसे ये मान लो ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है और ये 6 है, तो तुम क्या दिखाओ, तुमने एक कोण बराबर दिखाया, ठीक है, तो 2 बट्टे में 4 और इधर क्या है बेटा 3 और इधर क्या है बेटा बट्टे में 6, 2 एक कम 2, 2 3 4, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया और एक कोण बराबर आ गया। लेकिन ये जो कोण हमारा बराबर आया, इसी कोण के संगत सटी हुई दो भुजा होनी चाहिए। ठीक है, इसी कोण के साथ सटी हुई भुजा होनी चाहिए। अगर सपोज़ करो, मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लो ये जो मैंने अभी लिया, ये यहाँ पर ना होकर, ठीक है, मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे यहाँ पर 3 होता हूँ, तुम सोचोगे 2 का डबल 4 है, 3 का डबल 6 है, अनुपात बराबर आ गया, कोण भी बराबर है, समानुपाती। नहीं, तब नहीं होगा, क्योंकि ये भुजा इसके साथ सटा हुआ है नहीं, इसके साथ सटी हुई होनी चाहिए, ये तो अलग है। संगत कोण के साथ संगत भुजा लेनी पड़ेगी, वो चीज़ मैटर करती है यहाँ पर। तो आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दिया मैंने, ठीक है। और बहुत इम्पॉर्टेंट अब प्रश्न प्रमेय जो 6.6 है वो हम देखते हैं, वो हम करेंगे। 6.6 आपके स्क्रीन पर है बेटा, ये प्रमेय एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आता है और इस पर क्वेश्चन तो आते ही आते हैं 100%। ये प्रमेय भले प्रूफ करने के लिए ना है, लेकिन क्वेश्चन 100% आता है। तो प्रश्न, ये जो प्रश्नावली मिलेगी 6.4 जो कि मैंने करा रखा है, उसको ज़रूर देख लेना। एक बार प्रमेय देख लो, सारे समझ लो, कर लो, उसके बाद बेटा प्रश्नावली देखोगे ना, हर एक क्वेश्चन आपको मक्खन की तरह समझ में आएगा।
ठीक है। तो ये प्रमेय क्या कहती है, अगर दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखो बेटा, एक त्रिभुज मेरे पास ए बी सी है और एक त्रिभुज मेरे पास पी क्यू आर है। ये दो त्रिभुज ऑलरेडी समरूप बोल रखा है, ठीक है। ऐसे से आपको क्या लिखना है, सिद्ध करने में दिया है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी ऑलरेडी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात सिद्ध करना है। क्या अनुपात का मतलब अनुपात का मतलब क्या होता है बेटा, बट्टे में सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अनुपात का मतलब बट्टे में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजा, अगर तुम यहाँ से ए बी ले रहे हो तो इधर से तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, पी क्यू। संगत भुजा यानी कि ए बी बट्टी पी क्यू संगत भुजा का अनुपात का वर्ग होता है। चाहे इधर से ले लो या फिर इधर से ले लो, पी सी बट्टी क्यू आर का वर्ग होगा, या फिर इधर से ए सी लोगे और इधर से मुझे क्या लेना पड़ेगा, पी आर, ठीक है। ये चीज़ अब हमको क्या करनी है बेटा, सिद्ध करनी है। ये चीज़ हमको क्या करनी है बेटा, सिद्ध करनी है। आई बात समझ में? इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ। ये हमें सिद्ध करना है, क्लियर। अब आते हैं मेन चीज़ पर, मेन मुद्दे पर। सबसे पहले हमें रचना करनी है, ठीक है बेटा, हमें रचना करनी है। रचना जो करना है वो मैंने चित्र में बना रखा है। सबसे पहले इस वाले में ए एम, क्योंकि त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है ना। ये मेरी आधार है तो ऊंचाई मेरे पास होनी चाहिए लंबवत, तो इसी वजह से मैंने यहाँ से लंब डाला है और ये काम मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रचना में हमने क्या किया, हमने ए एम लंब डाला है किस पर, बी सी पर। दूसरा काम हमने क्या किया है कि जो पी एन है, पी एन वो लंब डाला है हमने किस पर, क्यू आर पर। जो जो काम करोगे वो आपको लिखना पड़ेगा। ये कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, हमारे पास यहाँ ए बी सी है और यहाँ पर पी क्यू आर है। सो देखो बेटा, ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा आप जानते हो, यहाँ लिख देना, वी नो दैट। उसके नीचे है ना क्या होते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है कि नहीं। और इसी का उपयोग करेंगे हम, ठीक बेटा। सो देखो बेटा, यहाँ से देखिए, जब ए बी सी का निकालेंगे तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, बी सी, और ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, ए एम। और जब पी क्यू आर का करेंगे आधार हमारा हो जाएगा क्यू आर और ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, पी एन, ठीक है। सो निकालेंगे हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा बेटा 1/2। आधार हमारी क्या थी बेटा, बी सी, और ऊंचाई हमारी के पास क्या थी बेटा, ए एम, है ना। दिख गया। इसको आप क्या मान लो बेटा, समीकरण कुछ भी मान लो, समीकरण 1 मान लो। उसके बाद दूसरा हमें निकालना था त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो वो क्या हो गया, 1/2। आधार हमारे पास क्यू आर था, ऊंचाई हमारे पास पी एन थी, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, आधार क्यू आर, ऊंचाई हमारे पास पी एन। फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो इनको भाग देना है। भाग देने का मतलब अनुपात मतलब होता है भाग देना। तो आप समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। समीकरण 1 भागा समीकरण 2, तो यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/2। बाएं वाले को बाएं तरफ से भाग दिया और दाएं वाले को दाएं तरफ से भाग देना है। 1/2 से 1/2 कटा। सो देखो बेटा, यहाँ से मुझे मिला बी सी, ठीक है, गुणा ए एम और बट्टे में क्यू आर बट्टे पी एन। सो देखो, जो हमें सिद्ध करने के लिए जो चाहिए था, क्या वो चीज़ हमें मिल रही है। देखो हमें बी सी इधर ये वाला है ना, बी सी बट्टे क्यू आर का वर्ग चाहिए था मुझे सिद्ध करने में, क्योंकि ये सब आपस में बराबर है। तो बी सी बट्टे क्यू आर का वर्ग चाहिए,
ठीक है, मुझे यहाँ पे बी सी बट्टे क्यू आर दिख गया है। तो मेरा टारगेट क्या है कि वर्ग तो बेटा तभी आएगा जब ए एम बट्टा पी एन भी क्या किसके बराबर आ जाए, बी सी बट्टे क्यू आर के बराबर आ जाए। तो ए एम बट्टे पी एन की जगह पर मैं बी सी बट्टे क्यू आर रख दूंगा, बी सी बट्टे क्यू आर को नहीं बी सी बट्टे क्यू आर, तो बी सी बट्टे क्यू आर का टोटल का वर्ग हो जाएगा। ये हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, सो अब थोड़ा बहुत हमें और काम करना पड़ेगा, ठीक, इस चीज़ को लाने के लिए, इस चीज़ को बी सी बट्टे क्यू आर लाने के लिए, है ना। तो उसके लिए हमें थोड़ा फिर से आ जाना पड़ेगा त्रिभुज ए बी एम। देखो मैं चित्र एक बार दोबारा बना देता हूँ ना, कन्फ्यूज़न नहीं आऊँगा, चित्र में एक बार दोबारा बना देता हूँ। ठीक, हमारे पास जो दो चित्र थे, एक था बेटा ए बी सी, एक था पी क्यू आर, है ना। नाम लिख दो यहाँ ए बी सी, दूसरा था पी क्यू आर, पी क्यू आर। क्योंकि बार बार पन्ना पलटेंगे तो हमें थोड़ा अजीब लगेगा ना। ए बी सी यहाँ हमारा डी था, पी क्यू आर यहाँ हमारा क्या था, एच था ना, नहीं एन था। ठीक है, अब देखो बेटा ये त्रिभुज आपके पास आ गया। अब मैं दो त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज कौन सा लेना है वो भी देख लो। ए एम कहाँ है बेटा, ए एम, अच्छा इसको हमने एम बोला था ना, इसको देखो थोड़ा सा गड़बड़ कर दोगे क्वेश्चन फिर होने का नहीं। ए एम ये हमारा एम है, ठीक है। सो देखो हमें क्या चाहिए बेटा, यहाँ पर ए एम चाहिए। ए एम कहाँ है, ये है ए एम, ठीक। फिर पी एन, ये हमारा पी एन है। और इधर क्या है बेटा, बी सी, बी सी कहाँ है बेटा, ये है बी सी। और फिर यहाँ क्या है, ये है क्यू आर। ओके, सो देखो बेटा मैं क्या करूँगा, क्योंकि लंब है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90, इधर भी 90 है और इधर भी 90। ओके, तो मैं ले लूँगा त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज पी क्यू एन में। ए बी एन कहाँ है बेटा, ए बी एम, ए बी एम, और फिर क्या है पी क्यू एन। क्लियर, ये चीज़ है। मेरा टारगेट है कि इन दोनों त्रिभुज को मैं समरूप दिखाऊं। फिर देखो क्या करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। देखो बेटा, चूंकि कोण बी कोण क्यू के बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है। क्यों, तुम कहोगे सर क्यों बराबर लिख रहे हो, क्योंकि ये दो त्रिभुज पहले से ही समरूप दे रखा है। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं, उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होते हैं। क्योंकि त्रिभुज ए बी सी पहले से ही समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। कारण लिखना पड़ेगा, बिना कारण की बात नहीं बनेगी। फिर बेटा देखो एम कोण जो है बेटा वो एन कोण के बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं, ये वाला ये वाला। अब किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर दिखा देते तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है, उसकी ज़रूरत भी हमें नहीं पड़ती है। तो यहाँ लिख देंगे एंगल 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 कसौटी से ये जो त्रिभुज है बेटा ए बी एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन के। ठीक है, अब जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं बच्चों तो उनके संगत भुजा का अनुपात क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो हमें क्या चाहिए, ए एम, यहाँ से ए एम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बट्टे में पी एन, किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से ए बी, और यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा पी क्यू। देख रहे हो कहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, हमें खुद नहीं पता। तो इसको मैंने समीकरण नंबर 3 बोल दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मैं दोबारा से आऊँगा, दोबारा पुनः त्रिभुज ए बी सी लूँगा वह त्रिभुज पी क्यू आर पूरा। देखो बेटा ये जो त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है, ठीक है, ये ऑलरेडी समरूप है। ठीक है, तो दोबारा पुनः वाह करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा बेटा, ये चीज़ पहले से ही मुझे समरूप दे रखी है क्वेश्चन में, दोनों त्रिभुज समरूप है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है ना, तो यहाँ लिख देना दिया है। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं बच्चों तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो तुम्हारा यहाँ से ए बी, यहाँ से हो जाएगा बट्टे में पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू,
यहाँ से बी सी, यहाँ से आ जाएगा क्यू आर, यहाँ से ए सी और यहाँ से आ जाएगा पी आर। ये तीनों चीज़ भी आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर। जहाँ पे जो ज़रूरत पड़ेगी उसका हम उपयोग कर रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो बेटा, इसके बाद फिर जो लिखना है, क्योंकि वो पीछे करूँगा तो तुम्हें समझने में दिक्कत होगी, तो मैं यहीं लिख दे रहा हूँ। समीकरण ए से, समीकरण ए से हमारे पास ये चीज़ ऊपर से यहाँ देखो बेटा, इधर क्या है, ए बी सी बट्टे में पी क्यू आर है, तो बी सी बट्टे क्यू आर, ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू है ना, ये संगत भुज है। सो देखो बेटा, यहाँ से मेरा क्या है, बी सी बट्टे क्यू आर, ठीक है। बी सी बट्टे क्यू आर कहाँ है, यह है बी सी बट्टे क्यू आर। बी सी बट्टे क्यू आर की जगह पर मैं रख सकता हूँ ए बी बट्टे पी क्यू, रख सकता हूँ, रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, ए बी बट्टे पी क्यू। देखो ये ए बी है संगत भुजा, ये पी है जो कि हमें चाहिए। फिर ए एम बट्टे पी एन, कोई सा भी संगत भुजा का अनुपात मिल जाए तो काम बन जाएगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए बी बट्टे पी क्यू हो गया। ए एम बट्टे पी एन की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, ए बी बट्टे पी क्यू। भाई साहब मज़ा आ गया, दो चीज़ बराबर आ गई। ए बी बट्टे पी क्यू का क्या आ गया बेटा, वर्ग। सेम चीज़ दो बार गुणे में तो वर्ग लग गया, और यही तो हमें सिद्ध करना था, ए बी बट्टे पी क्यू का वर्ग। ठीक है, ए बी बट्टे पी क्यू का वर्ग कर दिया ना तुमने, तो बाकी चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तुम कहोगे सर बाकी चीज़ तुम कैसे बता दे रहे हो ऑटोमेटिकली, ए बी बट्टे पी क्यू का वर्ग तुमने सिद्ध किया है, तो सर ये चीज़ कैसे बराबर आ जाएगी। बेटा थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि ये पहले से ही क्या बोला गया है, ये पहले से ही तुम्हें बोला गया है कि ये क्या है, समरूप है। अब जब दो त्रिभुज समरूप होती हैं तो उनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो ए बी बट्टा पी क्यू किसके बराबर है, बी सी बट्टे क्यू आर। तुम इसकी जगह पे बी सी बट्टे क्यू आर रख दो तो बी सी बट्टे क्यू आर का वर्ग हो जाएगा। फिर ए सी बट्टे पी आर रख दो तो उसकी जगह पर वो भी वर्ग हो जाएगा। तुमने यहाँ पे लिखा भी तो है, तो ये चीज़ इसके वर्ग के बराबर भी होगी, इसके वर्ग के बराबर भी होगी और इसके वर्ग के बराबर भी हो। अब तुम्हारा यहाँ से हो गया, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही शानदार था, बहुत ही शानदार। ठीक है, तो ये जो प्रमेय है बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बार बार पूछा जाता है। क्लियर, आ गया होगा, है ना, आ गया होगा। देखो बेटा, तुम चाहो अब ए बी बट्टे पी क्यू की जगह पर तुम क्या रख सकते हो, बी सी बट्टे क्यू आर। जैसे तुम इसकी जगह पर बी सी बट्टे क्यू आर रखोगे तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, और बी सी बट्टे क्यू आर की जगह तुम ए सी बट्टे पी आर भी रख सकते हो, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। तो तुम तीनों के प्रूफ में पहुंच गए। इतना इम्पॉर्टेंट है इसका प्रूफ, और एग्ज़ाम में आता है प्रूफ करने के लिए। ठीक है, और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, हम पता ही है। तो जितना देखोगे, जितना खुद से बनाओगे, तभी कहती है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब की दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। सो देखो बेटा, अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक ध्यान से देखना बेटा, अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, जैसे मैं एक समकोण त्रिभुज बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण समकोण होता है। ठीक है, जिसका एक कोण समकोण होता है। ओके, तो हमारे वाला समकोण यहाँ पे होगा। इसका प्रूफ नहीं आता बेटा, इसका एक प्रूफ एग्ज़ाम में नहीं आता है। तो अगर ये हमारे पास, इसको मैंने ए बोला, इसको मैंने बी बोला और इसको मैंने सी बोला, ठीक, अगर आप प्रूफ की बात करेंगे तो प्रूफ करना भी बड़ा आसान है, इतना टफ नहीं है। ये 90 है। अब इस पी बिंदु से जहाँ समकोण है ना, वहाँ से अगर लंब डाला जाए, तो यहाँ से अगर मैं लंब डालूँ, ये लंब डाला मैंने, ठीक है, इस बिंदु को मैंने डी बोल दिया, यहाँ तुमने लंब डाला, इधर लंब डाला तो इधर भी लंब होगा। तो ये क्या बोल रहा है, प्रमेय क्या बोल रहा है कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज के भी समरूप होगा। समकोण त्रिभुज है भाई, 90 अंश का डाल दिया। समकोण त्रिभुज आपस में समरूप ही होते हैं। तो ये त्रिभुज
और ये बड़ा वाला त्रिभुज आपस में समरूप होगा, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज आपस में समरूप होगा, और ये अंदर जो छोटे त्रिभुज बने हैं ये भी आपस में समरूप होंगे। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास क्या क्या चीज़ आ जाएगी। नंबर वन क्या होगा, अगर आप बोलोगे तो मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, अगर आप बोलोगे तो हम प्रूफ भी इसका कर सकते हैं। ठीक है, मैं प्रूफ भी कर दूंगा, एक प्रूफ कर देता हूँ, बाकी आप आराम से लिख के देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, BDC की। ठीक है, BDC ले लेता हूँ, मैं तुम्हें पहले दिखाता हूँ ना, त्रिभुज BDC व त्रिभुज ABC में, है ना। इसको मैं दिखाता हूँ बैठ के, बाकी सिमिलरली बात बन जाएगी। सबसे पहले चीज़ तो ये देखो, जब ये दो त्रिभुज तुमने लिया ADB ABC, ADB ABC, ठीक है, ये चीज़ है। सबसे पहले देखो, एक चीज़ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से बताऊंगा। जब तुम यहाँ ले रहे हो, एक C यहाँ पर भी है और C यहाँ पर भी है, जब तुम दोनों त्रिभुज लोगे, कौन सा लिया तुमने, BDC ये वाला त्रिभुज, और तुमने ले लिया ABC, तो जब दोनों त्रिभुज लोगे तो ये वाला कोण दोनों में आएगा। ठीक है, कोण C बराबर कोण C, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है। तुमने एक कोण बराबर दिखा दिया, अब तुम किसी तरीके से और एक कोण बराबर दिखा दो भाई, बहुत ही आसान है। क्यों, क्योंकि D बराबर कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, कोण B, क्यों, दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। अब जब किसी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर आ गए, तो एंगल से वो दो त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं बेटा, क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। ये हमने पढ़ा है, पर मैं पहले ही पढ़ के आया है। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या हो गए बेटा, समरूप हो गए। ठीक है, दिखा दिया, सिद्ध कर दिया हमने। ऐसे ही ये पहला वाला सिद्ध किया तुमने, ऐसे ही क्या होगा बेटा, दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा बेटा, ADB त्रिभुज ADB समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। ठीक है, एंड छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, ADB ये समरूप हो जाएगा BDC। ठीक है, ये त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ये चीज़ भी तुम प्रूफ कर सकते हो जैसे ऊपर वाले की तरह। ठीक है, तो क्वेश्चन आते हैं, ये प्रूफ नहीं आता। अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो ही है पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आता है। यहाँ लिखा होगा कि सिद्ध पाइथागोरस प्रमेय को लिखिए और सिद्ध कीजिए, नहीं तो ये वर्ड लिखा आता है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, सो मैंने एक त्रिभुज लिया ABC। ठीक है, मैंने एक त्रिभुज लिया ABC। ठीक है, जिसका B कोण समकोण है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे, माना त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है। ठीक है, ये जो चित्र बना है वही आपको बनाना है। तो ये B कोण समकोण है, और जब B कोण समकोण है तो B कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। ठीक है, और इसको किसी को भी आधार बोल सकते हैं और किसी को भी लंब बोल सकते हैं फिलहाल। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, वो जो करना है वो लिख दो यहाँ पर। सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण हमारे पास क्या है बेटा, AC का जो वर्ग होगा वो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, ये कर्ण है, इसका वर्ग किसके बराबर होगा, आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें क्या करनी है बेटा, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। ठीक, इसको हमें क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब सबसे पहले काम आपको क्या करना है, रचना करनी है। इसको सिद्ध करने के लिए क्या रचना करनी है बेटा, जहाँ से समकोण है ना, यहाँ से समकोण B कोण, तो यहाँ से हमें लंब डालना है इधर,
और जो प्रमेय 6.7 मैंने अभी आपको समझाया ना, उसी का उपयोग यहाँ पे होगा। लंब डालना किस पर, भुजा पर, AC पर। रचना क्या किया बेटा हमने, BD को लंब डाला किधर, AC पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या लिखोगे बेटा, अब आप लिखोगे प्रमेय 6.7 से। हम जानते हैं प्रमेय 6.7 से, जो अभी आप पढ़ के आए हो। क्या होगा बेटा, त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज ABC के। अभी मैंने बताया था कि लंब डालने पे ये छोटे छोटे त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, ये छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले के समरूप होता है, ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले के समरूप होता है, बताया था, उसी का प्रयोग हम कर रहे हैं। तो ADB समरूप हो जाएगा ABC के। ठीक है, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होती हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि यहाँ से AD बट्टे AB किसके बराबर होगा, AB बट्टे AC। ठीक है, समीकरण नंबर 1। तो इसको समीकरण 1 ना लिख के क्या लिखें, AB गुणा AB हो जाएगा, तिरछे गुणा करेंगे तो AB का वर्ग क्या हो जाएगा, AD गुणा BC, AD गुणा AC। ये है हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक, पुनः फिर से वही काम करेंगे। आपको पता है जो त्रिभुज BDC है वो समरूप है त्रिभुज प्रमेय 6.7 से ही। ठीक है, प्रमेय ABC के क्या है बेटा, समरूप है। कहाँ से बोल रहे हैं हम ये चीज़, प्रमेय 6.7 से। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, तो CD बट्टे BC। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा बेटा, BC बट्टे AC। तो BC गुणा BC ये हो जाएगा BC का वर्ग, और यहाँ से आ जाएगा CD गुणा AC। समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, इधर AB स्क्वायर है, इधर BC स्क्वायर है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर में किसका संबंध है, जोड़ का। तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर दो, जोड़ दो। तो बायां वाला बाईं तरफ जोड़ो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इधर दायां वाला दाईं तरफ जोड़ो, AD गुणा AC प्लस CD गुणा AC। तो बेटा AC आपका क्या है, यहाँ से उभयनिष्ठ है ना, अंदर क्या बचेगा, AD प्लस CD। अब आप खुद देखो बच्चा, ये AD है और ये CD है या DC, बात एक ही है। CD प्लस AD किसके बराबर है, AC के बराबर है। तो यहाँ से AC गुणा AC। ठीक है, तो AC गुणा AC क्या होता है बेटा, AC का वर्ग। तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको ढंग से लिखेंगे तो AC का जो वर्ग है बेटा, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर आ गया। और यही तो हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। आराम से हो गया। ये प्रमेय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, और बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है। ठीक, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के मन में यह आ रहा होगा कि जब सर आपने पहली बार लिया तो इधर से लिया और इधर से लिया, और लेकिन दूसरी बार पे आपने इधर से लिया इधर से लिया। ये हमने इसलिए लिया, प्रूफ हमें करना है, जो जो चाहिए उसे। अगर तुम इधर से लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है बेटा, तुम्हें इधर से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो तीनों रेशियो बराबर है, तो हमें वो लेना है जिसकी हमें ज़रूरत है, इसीलिए इसको ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक, अब हमारा लास्ट प्रमेय आता है बेटा, एकदम लास्ट प्रमेय। इसको बस समझिए, और ये बस एक क्वेश्चन 1 नंबर में आता है MCQ में। कह रहे यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। ढंग से देखना बेटा, क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। सपोज करो बेटा, यहाँ से ये जो भुजा है ना बेटा AC, ये पहली भुजा है, ये आपकी क्या है बेटा, पहली भुजा है। इस पहली भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के योगफल के वर्ग के बराबर आ रहा है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है समकोण त्रिभुज
है तभी ये संतुष्ट होता है ये चीज़। तो पहली भुजा के सम्मुख वाला कोण, पहली भुजा के सम्मुख वाला कोण क्या होगा? समकोण होगा। इस पर MCQ आता है, और यानी कि फिर ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज होगा। लेकिन कई बच्चे क्वेश्चन में घबरा जाते हैं, ऐसे ऐसे लिखा हुआ होगा और पूछेगा भैया कौन सा कोण समकोण है। ठीक है, तो जिस भुजा का वर्ग, जैसे ये इकलौता है, ठीक है, इस वाले का भुजा का वर्ग इसके और इसके योगफल के बराबर हो रहा है, तो इधर जो छोटा है इकलौता जिधर होगा उसके सामने वाला कोण, इकलौते के सामने वाला कोण, वो आपका 90 अंश का होगा। ठीक है, तो सारे प्रमेय मैंने आपको एक ही वीडियो में करा दिए, समझा दिए, जिसकी आप डिमांड कर रहे थे। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। ये 6.1 और 6.8 ये दो कोण सबसे ज़्यादा, ये दो प्रमेय सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं, और उसके बाद 6.2 और 6.6 ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, थोड़ा कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये दो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो ये और ये, इन दोनों में भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेटा ये पहला वाला 6.1 है। ठीक है, तो इन चार को तो अच्छे से कर लेना है, आना ही चाहिए, और बाकी सब जितने भी प्रमेय हैं उन सब का मतलब आना चाहिए, क्योंकि जब आप सभी प्रमेय को समझेंगे तभी आप सभी क्वेश्चनों को कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, चैनल बनाए तो बेटा सब्सक्राइब करें, अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें, और आपको कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।